कहानी है एक ऐसे परिवार की जो घूमने तो गए थे अपनी पुश्तैनी हवेली में, पर जो भी उनके साथ वहाँ घटा वो असाधारण और अकल्पनीय था। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक पूरा परिवार अपनी पुश्तैनी हवेली की तरफ जा रहा है। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, तेज बारिश और मौसम भी काफी खराब था। राघवेंद्र एक आर्किटेक्ट था जो अपनी पुरखों की हवेली को तोड़कर एक 5 स्टार होटल बनाना चाहता था, पर उसका ये फैसला उस पर काफी भारी पड़ने वाला था। वो सभी किसी तरह अपनी हवेली तक पहुंच जाते हैं, पर उनके बेटे आदित्य को उस हवेली में कुछ अजीब से एहसास हो रहा था और वो अंदर जाने से मना करता है, पर रागिनी उसे मनाकर हवेली के अंदर ले जाती है। वो हवेली काफी सुंदर और काफी बड़ी थी। जब शंभू कहता है कि मालिक, तूफान की वजह से बिजली नहीं है, आप जाकर कपड़े बदल लीजिए, मैं खाने का बंदोबस्त करता हूँ और फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा। जब रागिनी पूछती है कि घर क्यों, आप यहाँ नहीं रहते? जब शंभू कहता है कि मालकिन, इतनी बड़ी हवेली है, थोड़ा तो डर लगता है, मेरा घर पास में ही है, जरूरत पड़े तो बुला लीजिएगा। और सभी खाना खाकर सो जाते हैं और उसी रात रागिनी को किसी के चलने और पायलों की आवाज आती है और वो बाहर जाकर उस आवाज का पीछा करती है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। और तभी उससे एक लड़की की झलक दिखाई देती है जो ऊपर की तरफ गई थी और रागिनी उसका पीछा करते करते उसी कमरे में दाखिल हो जाती है और अंदर जाते ही उसे वो लड़की दिखाई देती है। वो पूछती भी है कि कौन है आप, पर वो लड़की जवाब नहीं देती। और जैसे ही रागिनी उसे छूती है, उस लड़की का भयानक चेहरा देखकर एकदम से रागिनी का सपना टूट जाता है। वहीं अगली सुबह रागिनी राघवेंद्र को अपने उस सपने के बारे में बताती है। जब राघवेंद्र कहता है कि नई जगह है, सपने तो आते ही रहेंगे। वहीं जब आदित्य अकेला खेल रहा होता है कि तभी वो भी खेल कमरा अभिमंत्रित कर उस पर ताला लगाकर बंद किया गया था। और जैसे ही आदित्य उस ताले को छूता है, कोई आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसके पास दौड़े चले जाते हैं। और आदि का हाथ शंभू की दादी ने पकड़ा हुआ था। वो बोल नहीं सकती थी, पर इशारे में वो उन्हें कुछ बताना चाहती थी, पर उनकी बात किसी को समझ नहीं आती और शंभू उन्हें वहाँ से ले जाता है। और तभी रागिनी की नजर भी उस कमरे के ताले पर पड़ती है और वो ये जानना चाहती थी कि आखिर इस कमरे में क्या है। और वो पुरानी चाबियां लाकर उस कमरे का ताला खोलती है और ताला खोलकर उस कमरे में चली जाती है, पर वहाँ जाना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उस कमरे में काफी पुराना और कीमती सामान रखा हुआ था और तभी उसकी नजर कुछ पेंटिंग्स पर पड़ती है जो कपड़े से ढकी हुई थी। और रागिनी एक एक कर सभी पेंटिंग के ऊपर से कपड़ा हटा देती है और उसे वो पेंटिंग काफी पसंद आती, कील को निकाल देती है और उस पेंटिंग को देखकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि आज तक उसने ऐसी पेंटिंग नहीं देखी थी। और तभी रागिनी की नजर एक किताब पर पड़ती है जिसमें एक कहानी लिखी हुई थी जो राघवेंद्र के परदादा द्वारा लिखी गई थी। और रागिनी उस किताब को लेकर चली जाती है। वहीं रागिनी उस किताब को पढ़ने लगती है जिसमें उसी पेंटिंग के बारे में लिखा गया था, जहाँ राघवेंद्र बताता है कि मेरे परदादा मानवेंद्र प्रताप सिंह काफी टैलेंटेड थे, एक अच्छे पेंटर और पोएट भी, पर राजपाट में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो शादीशुदा थे, पर उन्हें एक लड़की मीरा से प्यार हो गया। और इसके बाद की कहानी मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे कभी किसी ने कुछ बताया ही नहीं। अब चलो, रात काफी ज्यादा हो गई है, सो जाओ। पर रागिनी कहानी पढ़ना जारी रखती है और तभी उसे फिर से पायलों की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज का पीछा करते करते उसी कमरे में आ जाती है और अंदर जाते ही मोमबत्ती बुझ जाती है। एक अजीब सा डर रागिनी के मन में समा गया था और जब वो वहाँ से जाने लगती है तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और उस पेंटिंग पर उसी मीरा की छवि दिखाई देने लगती है, जिसे देखकर रागिनी बेहोश हो जाती है। और होश आने के बाद उसने सभी को उस इंसिडेंट के बारे में भी बताया, पर किसी ने यकीन नहीं किया। पर रागिनी को विश्वास हो गया था कि ये हवेली भूतिया है, श्रापित है। वहीं राघवेंद्र को किसी काम के सिलसिले से बाहर जाना पड़ा। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, मौसम भी खराब था, ना तो लाइट थी और न ही फोन चालू था। रागिनी काफी परेशान हो गई थी क्योंकि राघवेंद्र की उसे कोई खबर नहीं थी और वो शंभू को डाकघर जाकर वहाँ के फोन से राघव का पता लगाने के लिए भेज देती है। वहीं जब आदि खेल रहा होता है कि तभी दादी आकर आदि को नीचे पटक देती हैं, पर उन्होंने उसे नुकसान नहीं बल्कि आदि की जान बचाई थी, क्योंकि एक तलवार उसको ऊपर गिरने वाली थी। और दादी फिर से इशारे में कहती हैं कि यहाँ से चले जाओ वरना कोई नहीं बचेगा, पर रागिनी अभी भी उनकी बात नहीं समझती। दादी, दादी तू फिर यहाँ आ गई? चल चल चल, उठ उठ उठ। दादी तू यहाँ क्या कर रही है? चल चल चल। शंभू,
क्या हुआ? शहर जाने का रास्ता बंद हो गया है। रास्ते में पेड़ गिर गए हैं। मालिक सुबह से पहले नहीं आने वाले। आप एक काम कीजिए, आप अपना ख्याल रखिए, मैं आता हूँ, इनको छोड़ के आता हूँ। दादी चल चल चल। और शंभू दादी को वहाँ से ले जाता है। जब मीरा की आत्मा ये सब देख रही थी, वहीं रागिनी ये सोच सोच कर परेशान थी कि आखिर इस हवेली में क्या हो रहा है और वो दादी उनसे क्या कहना चाहती हैं। शायद इन सब का जवाब उसे उस कहानी में मिल जाए। और जब वो फिर से उस कहानी को पढ़ती है तो उसे उस राज का पता चल जाता है कि मानवेंद्र मीरा से शादी करना चाहता था, पर उसकी पत्नी को इसका पता चल गया और उन्होंने इसका विरोध किया, पर मानवेंद्र नहीं माना। और मानवेंद्र की पत्नी ने मीरा को किसी बहाने से अपने पास बुलाया और मानवेंद्र के भाइयों और मानवेंद्र की पत्नी ने मिलकर मीरा को मार डाला। हमने उसे रोते और मरते हुए देखा था, पर मरने से पहले उसने जो भी कहा अगर वो सच हो गया तो, पर उस किताब का आखिरी पन्ना गायब था, जिससे वो पूरी सच्चाई नहीं जान पाई। और वो उस आखिरी पन्ने को ढूंढने उसी कमरे की तरफ जाने लगती है और तभी उसे मीरा की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो तुरंत वहाँ से भागती है और अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसका बेटा आदि कमरे में नहीं है। और वो उसे ढूंढने के लिए फिर से भागती है, जहाँ वो देखती है कि आदि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जब रागिनी उसका पीछा करती है और वो देखती है कि आदि एक रेलिंग पर चढ़ गया है, पर इससे पहले कि आदि ऊपर से कूदता, शंभू आकर उसे पकड़ लेता है और रागिनी की जान में जान आती है और उसने यहाँ से जाने का मन भी बना लिया था। और इसी बीच उसे वो आखिरी पन्ना भी मिल जाता है, जिसमें लिखा था कि मीरा ने मरने से पहले श्राप दिया कि वो इस पूरे खानदान को मौत के घाट उतार देगी। इस खानदान का कोई वारिस नहीं बच पाएगा और तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और इस डर से कुल गुरु ने मीरा की आत्मा को मेरी बनाई पेंटिंग में कैद कर दिया और कहा कि कोई भी ना तो इस पेंटिंग का कपड़ा हटाए और ना ही इसमें गड़ी हुई कील को, और ना ही कोई इस कमरे में आए। अगर मीरा की आत्मा आजाद हो गई तो वो इस खानदान के सभी वारिसों को मौत के घाट उतार देगी। जिसे पढ़कर रागिनी भी काफी परेशान हो जाती है और तभी राघवेंद्र भी आ जाता है और रागिनी उसे सारी घटना और उस कहानी की सच्चाई बताती है, पर राघवेंद्र को अभी भी विश्वास नहीं था। रागिनी उसे तुरंत यहाँ से चलने को कहती है, पर राघवेंद्र जाने को तैयार नहीं था। और तभी मीरा की आत्मा उन दोनों के सामने आ जाती है। राघवेंद्र को यकीन हो जाता है कि रागिनी सच बोल रही है और सभी तुरंत वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और रागिनी आदि को लेने के लिए चली जाती है और राघवेंद्र सामान लेकर अपनी गाड़ी के पास आ जाता है, पर तभी उसकी गाड़ी अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है और राघव का एक्सीडेंट कर देती है। राघव काफी घायल हो चुका था और तभी मीरा की आत्मा आदि को खींचकर हवेली के अंदर उसी कमरे में ले जाकर मारने की कोशिश करने लगती है। जहाँ रागिनी अपने बच्चे को बचाने की खातिर मीरा से अपने बच्चे की जान की भीख मांगती है, पर मीरा की आत्मा रागिनी को भी काफी घायल कर देती है। और तभी रागिनी को याद आता है कि अगर मीरा की पेंटिंग को ढककर उस अभिमंत्रित कील को फिर से लगा दूं तो मीरा की आत्मा फिर से इस पेंटिंग में कैद हो जाएगी। और रागिनी काफी हिम्मत करके उस पेंटिंग की तरफ आगे बढ़ती है और इससे पहले कि मीरा आदि को मार पाती, रागिनी उस पेंटिंग को ढककर उसमें वो अभिमंत्रित कील गाड़ देती है, जिससे मीरा की आत्मा एक बार फिर से उसी पेंटिंग में कैद हो जाती है और रागिनी आदि की जान बचा लेती है। और ये कहानी आदि के बेटे वीरेंद्र प्रताप ने फेयर फाइल्स की टीम के साथ शेयर की। उसने बताया कि ये हवेली आज भी उन्हीं के पास है और बाद में हमारे परिवार ने उस मीरा का श्राद्ध करवाया और आज हमारी हवेली एक मेमोरियल के तौर पर स्थित है। और इसी के साथ एक श्राप